नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात होगी योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली। बड़ी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़ों के साथ साथ पिछले चेहरों का जो है पूरा का पूरा विस्तार यहां होता नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल और पश्चिमांचल की सियासत में जातीय गणित का बैलेंस भी रखा गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजभर ने सपा से हाथ मिलाया था और इसके बाद बीजेपी को मऊ, गाजीपुर और आसपास की सीटों पर नुकसान हुआ था। उसके बाद आपको बता दें, विस्तार के साथ डैमेज कंट्रोल और पूर्वांचल के गैर यादव वोटरों को साधा गया। सपा के पीडीए फॉर्मूले के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल में पीडीए के कॉम्बिनेशन की बात भी हो सामने आई है। योगी मंत्रिमंडल में सामान्य वर्ग से 22 मंत्री आते हैं। आगे भी ये पूरी तस्वीरें आप देखेंगे, जहां आपको बता दें कि एक खत्री और एक कास्य शामिल हैं इसमें, और वहीं पिछड़े समाज के 23 मंत्री आते हैं। इसमें 4 कुर्मी, 3 जाट, 2 राजभर, 2 निषाद, ये समीकरण किस प्रकार से बनता नजर आ रहा है, ये पूरा समीकरण हम समझते हैं। जो आपको बता दें कि कौन मंत्री बना है, वो भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां एससी के 9 मंत्री हैं, इसमें 4 जाटव हैं, एक कोरी, खटीक, पासी, धोबी और वाल्मीकि मंत्री हैं। जबकि एसटी कैटेगरी के 1 मंत्री के साथ 5 महिला मंत्री भी हैं। इसमें 1 कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 3 राज्य मंत्री हैं। योगी मंत्रिमंडल विस्तार सबसे चर्चित नाम था ओम प्रकाश राजभर, जिनका मंत्री बनना सबको पता था। अब वो अहम क्यों है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जुलाई 2022 में सपा के साथ गठबंधन तोड़कर राजभर एनडीए में शामिल हुए थे। 2022 में चुनाव में मऊ और गोसी सीट पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए राजभर को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। पूर्वांचल की 7 से 8 सीटों पर राजभर का प्रभाव माना गया। इनमें जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोसी, बस्ती, देवरिया जैसी सीटें शामिल थी। और बड़ी बात है कि यूपी की आबादी में 12% राजभर आते हैं, जबकि पूर्वांचल में राजभर के 12 से 22% वोटर्स हैं। वहीं बात दारा सिंह चौहान की करें तो उनकी बीजेपी में वापसी मंत्रिमंडल में जगह देने की शर्त पर ही हुई थी, मगर विस्तार से पहले उन्हें घोसी सीट से उपचुनाव लड़वाया गया। शिकस्त के बावजूद 40 लाख लोनिया चौहान में उनके प्रभाव के चलते मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई। वही बात आरएलडी से आने वाले अनिल कुमार की करें तो वो दलित समुदाय से आते हैं, एक ऐसी पार्टी के साथ सियासत करते हैं जो किसान की आवाज उठाती है। पश्चिम की 10 से 12 सीटों पर दलित का वर्चस्व है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जरूरी था कि कोई मजबूत चेहरा योगी मंत्रिमंडल में हो। रालोद के साथ गठबंधन होने के बाद अनिल कुमार पर भरोसा जताया गया। रणनीति यही है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर पश्चिम के किसान को बीजेपी पहले ही अपने पक्ष में ला चुकी है। अब दलित वोटर्स की बात कर लेते हैं तो दलित वोटरों के बीच भी उनकी मजबूत नुमाइंदगी का मैसेज दिया गया। अब चर्चा रही सबसे चौंकाने वाली नाम सुनील शर्मा की। वो उनका नाम केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आगे बढ़ाया गया। पश्चिम यूपी में 8 से 10 लोकसभा सीटों पर ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में है। योगी मंत्रिमंडल में पश्चिम से कोई ब्राह्मण मंत्री नहीं था। बीजेपी सोर्स के मुताबिक गाजियाबाद से बीजेपी किसी केंद्रीय मंत्री को चुनाव मैदान में उतार सकती है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का पूरा रोड मैप तैयार कर मंत्रिमंडल विस्तार किया है। अब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज संवाददाता की अब यह खास रिपोर्ट देखिए।
लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है और आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में जो 4 चेहरे चुने गए हैं वो आगामी चुनावी गणित के हिसाब से चुने गए हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से अगर बात की जाए मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग के 2 चेहरे पूर्वांचल से लिए गए हैं तो वेस्ट यूपी से भी एक जाटव और एक ब्राह्मण पर दांव लगाया गया है। पश्चिमी यूपी से अब तक कोई भी जाटव और ब्राह्मण मंत्री नहीं था। रालोद से हुए गठबंधन के बाद पश्चिमी की कई सीटों पर असर रखने वाले जाटव समाज से मंत्री बनकर भारतीय जनता पार्टी के जातीय समीकरण मजबूत किए हैं तो ब्राह्मण समाज के मंत्री बनाकर अगड़ों में भी जो संदेश है वो देने की कोशिश की है। और 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले साथ छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान और साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले साथ छोड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्री बनाकर पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की गई है। पूर्वांचल में ओबीसी राजभर और दारा के आने से जहां अब तक नेताओं के साथ आने से सलेमपुर, देवरिया, बलिया, घोसी, आजमगढ़, मछली शहर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी के समीकरण बदलेंगे तो वहीं आरएलडी से अनिल कुमार बीएसपी के जाटा वोट काटने और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की काट बनेंगे। चंद्रशेखर भी इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मंत्री बने ब्राह्मण चेहरा सुनील शर्मा भी ब्राह्मणों के बीच काम करेंगे। वेस्ट यूपी से अनिल शर्मा के हटने के बाद कोई ब्राह्मण मंत्री नहीं था, लेकिन अनिल और सुनील का असर बिजनौर, अमरोहा, संभल, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, केंद्रा, सहारनपुर, नगीना, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगा। तो जिस तरीके से अब ये 4 चेहरे लिए गए हैं और बात की जाए तो वेस्ट यूपी और पूर्वांचल की सीटें साधनी हैं आगामी लोकसभा चुनाव के लेके भारतीय जनता पार्टी को। तो ये जो 4 चेहरे हैं ये अब लोकसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और यही रणनीति के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो चलिए इस पूरे समीकरण को लेकर के अब हम करेंगे चर्चा और किस प्रकार से समीकरण बन रहा है उसको लेकर के भाजपा आगे क्या कुछ और रणनीति बना सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ के विश्वदेव राव वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ हैं मनीष अग्रवाल जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इंदुकांत दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसी के साथ हमारे साथ रवि कुमार हमारे सहयोगी लखनऊ से बने हुए। रवि, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का ये समीकरण हमने समझाने की कोशिश की है और जिस तरीके की रिपोर्ट भी देखी गई है, क्या कह रहा है इस वक्त का ये समीकरण, इस वक्त मौजूदा स्थिति भाजपा को लेकर के किस तरफ की? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये पूरा जो समीकरण है वो पूरे 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरा बनाया गया है। और जिस तरीके से सभी मंत्रियों को जो जगह मिली है उन अगर मंत्रियों की बात करें तो दारा सिंह चौहान है वो पिछड़ी जाति के वोट बैंक को प्रभावित करने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर है जो कि सुभाषपा प्रमुख भी है और अभी पूर्व समाजवादी पार्टी के साथ सहयोगी दल के रूप में, उसके पहले एनडीए के सहयोगी थे और सरकार में मंत्री भी थे। उनकी अगर बात करें तो पूर्वांचल में उसका अच्छा खासा दबदबा है, वर्तमान में विधायक भी है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं तो पूर्वांचल में उसका असर भी देखने को मिला है। हालांकि वो बीजेपी एनडीए के साथ में। और अगर हम बात करें बाकी के 2 चेहरे की, सुनील शर्मा की बात करें तो ब्राह्मण चेहरा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी मजबूत पकड़ होगी उसके बाद। और अगर हम बात करें तो दूसरे चौथे नाम की अनिल कुमार दलित चेहरा है और जाहिर है कि कहीं ना कहीं सभी जातियों को समीकरणों को सजोते हुए बिल्कुल रवि, और ये सारे चेहरे भाजपा के लिए कितने अहम है इस पर भी आप चर्चा करेंगे। आपके पास वापस आएंगे और हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। देखिए, आप सबसे एक अहम सवाल जो मेरा रहने वाला है जिस पर एक एक करके मैं आप सभी का राय भी लूंगी कि जिस प्रकार से बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली, हर एक वर्ग को साधने की रणनीति, जहां सपा यहां पर पीडीए फॉर्मूला पर काम करने की कोशिश कर रही है, तो भाजपा ने एक ऐसा दाव खेल दिया, एक ऐसा पासा फेंक दिया है जिससे कि कहीं ना कहीं हर एक वर्ग, हर एक संख्या को साधने की कोशिश बीजेपी ने कर ली। इसको लेकर के मनीष अग्रवाल जी आपकी क्या राय है? देखिए, भाजपा की ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रही है कि छोटे दलों को, छोटे वोटों को वो हमेशा इकट्ठे करते रहते हैं। ये वोट जो है ना, ये फ्रेगमेंटेड सेगमेंट होता है, लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन इफेक्ट में आता है तो इस चुनाव के रिजल्ट बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे 2014 में भाजपा के पास यूपी में 10 सीटें थी, लेकिन उस रिजल्ट के बाद भाजपा के पास 70 प्लस सीटें हो गई। इस समय भी 64 सीटें हैं। तो मुझे लगता है ये भाजपा की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है कि छोटे दलों को अपने पास एकोमोडेट करो और अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करो।
आरएलडी के साथ में आने का इम्पैक्ट इनको हरियाणा में भी दिखेगा और राजस्थान में भी दिखेगा। तो इस तरीके से जब ये वोट इंटैक्ट हो रहा है तो ये जीतते तो है, लेकिन इनका जीत का मार्जिन भी बढ़ता है। जैसे 2019 में ये 224 सीटें जो है 50% के मत से ज्यादा जीते थे, तो आज इनका टारगेट जो है वो 275 है, 50% से ज्यादा जीतने का। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 सीट का टारगेट दिया है, वो भी इसी आधार पे है कि 303 सीटें ये जीते थे और 72 सीटों पे ये सेकंड आए थे। तो उन सेकंड को कैसे फर्स्ट में बदला जा सकता है? तो उसमें निषाद पार्टी है, राजभर जी की पार्टी है, आरएलडी है, ब्राह्मण समीकरण है, बहुत सारे समीकरणों को मैप करके स्ट्रैटेजी बनाई गई। और मुझे लगता है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है इंडिया टीम को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इंडिया टीम जो है ना वो अपने को फ्रेगमेंट को इकट्ठा नहीं कर पा रही। आपने देखा होगा यूपी में जो उनके कोलैबोरेशंस हैं, पहले आरएलडी के साथ था, फिर वो वर्कआउट नहीं हो पाया। बिहार में था, नीतीश कुमार जी उन्हें छोड़ के चले गए, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ नहीं हो रहा है। जब ये वोट फ्रेगमेंट होता है, ये वोट बिखराव की तरफ बढ़ता है, तो ये भाजपा के वोट कंसोलिडेट को आगे बढ़ने के लिए और भाजपा को जीत की ओर अग्रसर करता है। चलिए ठीक है मनीष जी, आपके पास आएंगे। के विश्वदेव जी, मेरा सवाल जो था भाजपा की रणनीतियों को लेकर के, इसके साथ साथ एक और सवाल। मनीष जी ने यहाँ पर आरएलडी का जिक्र किया कि किस प्रकार से अब बीजेपी के साथ आरएलडी गई है, इसका खासा असर उत्तर प्रदेश में ही ना केवल बल्कि हरियाणा और राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। इस पर अब आपकी क्या राय? सीमा, देखिए, पहले शुरुआती दौर में मनीष भाई की एक बात से मैं सहमत हूँ कि टारगेट 400 भले ही है बीजेपी का, लेकिन 272 से 275 सीटें जो उनकी खुद की जीती हुई हैं, जिन पे जीतने की पूरी उनकी संभावना है, उसपे वोट परसेंटाइल उनको बढ़ाना है अच्छी खासी स्तर पे। ये पहला मुद्दा हो गया। उसके ये सत्ता में आने का पहले बात हो गई। 400 का लक्ष्य उसके बाद की बात है। ये वहीं अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो ये जो गठबंधन हुआ है आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर से, और कल जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, इसकी चर्चा अगर हम बात करें इसके विषय में, तो यहाँ पर कई ऐसे प्रमुख पूर्वांचल और पश्चिम दोनों तरफ के लोगों को जोड़ा गया है। गाजियाबाद क्योंकि एनसीआर रीजन में आता है, बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। और जैसा आपने बताया भी सीमा अपनी पहली रिपोर्ट में कि वहां से केंद्रीय मंत्री को लड़ना है, वहां अभी भी केंद्रीय मंत्री है वीके सिंह, जनरल वीके सिंह है गाजियाबाद सीट से। ये जो सुनील शर्मा है, ये रिकॉर्ड मार्जिन वोट से जीते थे। 11 लाख मतदाताओं में 3.5 लाख वोट मिले थे इनको तकरीबन। तो ये रिकॉर्ड, उत्तर प्रदेश की रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था वोट मार्जिन से जीतने का, पहली चीज। उसके अलावा ये एनसीआर रीजन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये मैसेज देगा पूरे भारत में, क्योंकि ये बहुत ही प्रमुख एरिया हो जाता है। नया एयरपोर्ट भी बगल में ही नोएडा में बन रहा है, तो ये काफी मजबूत स्थिति हो गई। वही ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें तो उनके सामने प्रथम दृष्टिया सबसे बड़ी चुनौती तो पूर्वांचल की है। और पूर्वांचल में सबसे फिलहाल की सीटों में अगर देखें तो कल ही ये घटनाक्रम हुआ कि एक बाहुबली सांसद जो थे उनको कल जेल की सजा सुनाई गई है, और उनकी जगह कृपाशंकर सिंह जो बंबई से हैं, जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हो गए हैं अब, उनको लड़ा रही है जौनपुर सीट से। तो वहां पर ओम प्रकाश राजभर का हमें जोर देखना पड़ेगा कि क्या जोर। और विश्वदेव जी, एक चीज हमें यहाँ पे ये भी समझना होगा, ये वो सीटें मानी जाती थी, मोस्टली वो सीटें देखिए उत्तर प्रदेश में देखी जाती थी जिस पर सपा का कब्जा, या यूं कह लिए उनके पारिवारिक जो सदस्य हैं, पारिवारिक सीट मानी जाती थी वो सारी सीट। उस पर अब भाजपा दबदबा बनाने की पूरी कोशिश में है और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में दबदबा बनाती भी नजर आई। इन सब के बावजूद 2019 का अगर एक बार हम जिक्र कर ले, 2014 से कम वोट जो वोट परसेंटेज में कमी 2019 में देखने को मिली। क्या लग रहा है 2024 को लेकर के, ये परसेंटेज बढ़ती नजर आएगी या फिर ये परसेंटेज भी कम होंगी? देखिए, परसेंटेज तो डिपेंड करता है वोटर कितना, इलेक्शन कमीशन कितना वोटर जागरूकता अभियान फैला पाएगा और कितने वोटरों को बुला पाएगा। पिछली बार 60 से 70% के बीच अमूमन हम लोगों ने देखा था। नहीं, मेरा भाजपा को लेकर के सवाल था, भाजपा के वोट परसेंटेज को लेकर के। जी, वही मैं उसी मुद्दे पे ही आ रहा हूँ सीमा जी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि वोट परसेंटाइल भाजपा के पक्ष में तभी बढ़ पाएगा क्योंकि जब वोटर परसेंटाइल भी बढ़ेगा, ये भी समझिए। वोटर परसेंटाइल, क्योंकि पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ था तो 2019 के आंकड़े अगर हम देखते आ रहे हैं
तो उसके हिसाब से वोटर परसेंटाइल थोड़ा बहुत बढ़ा था पिछले काफी दौरों से। तो भाजपा का परसेंटाइल इस बार, अगर भाजपा टारगेट कर रही है 50% वोट शेयर, तो उसको कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10% वोट शेयर, वोटिंग परसेंटाइल बढ़वाना पड़ेगा सभी लोकसभा सीटों पे, उत्तर प्रदेश की खास तौर पे। और इसमें इलेक्शन कमीशन और जनप्रतिनिधि जितने हैं, भाजपा मानी जाती है कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता उसके बड़े मजबूत हैं। तो ये देखना पड़ेगा बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को कि घर जी। घर के लोग वोट करने निकले, तभी ये वोट परसेंटाइल भाजपा के पक्ष में आएगा। आपको एक बात याद होगी, अभी एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बात कही थी कि निकल के वोट दो तो और भाजपा को जिताओ। तो इसका तात्पर्य यही आता है कि वोट परसेंटाइल आप बढ़ाइए। तो आप सीमा जी, मेरा तो यही बिल्कुल बिल्कुल, जागरूकता बहुत जरूरी है और इसको लेकर के हालांकि भाजपा को काफी फायदा इससे होता नजर आएगा। और हमारे साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ इंदुकांत दीक्षित जी भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। इंदुकांत जी, जिस प्रकार से पूरे समीकरण, आपने अभी मनीष जी को भी सुना या आपने अभी विश्वदेव साहब को भी सुना कि किस प्रकार से पूरे परसेंटेज का जिक्र हो रहा है, आरएलडी का जिक्र हो रहा है, लेकिन मेरा एक सवाल है महत्वपूर्ण आपसे ये भी था, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन निकल कर सामने आई, उसके बाद भाजपा ने एक काम शुरू किया कि इंडिया गठबंधन में से क्षेत्रीय दल है, जो मजबूत दल है, उनको निकाल के अपने साथ मिलाती नजर आए। फिर चाहे आरएलडी की बात कर ली जाए या फिर बिहार से नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, वो तस्वीरें देखने को मिल रही है। इस तस्वीर से क्या समझा जा सकता है और इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है, ये तो अभी अभी मनीष जी ने हमें समझाया है। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। जी, हमारे को पैनलिस्ट मनीष जी और विश्वदेव जी को भी मेरा नमस्कार। आप लोगों से पहली बार ऑनलाइन मुलाकात हो रही है। देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि इंडी गठबंधन जो बना, उसका पूरा लक्ष्य था कि भाजपा को और विशेष तौर पे मोदी जी के रथ को रोकना। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है सीमा जी कि आप देखिए, भाजपा ने तो नारा दे दिया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब की बार 400 पार और 370 सिर्फ भाजपा का। लेकिन इंडी गठबंधन में किसी भी सदस्य ने अभी तक ये दावा नहीं किया है कि वो कितनी सीट का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और इंडी गठबंधन बनने की बात जिसने की थी, श्री नीतीश कुमार ने, जो उसको धार देने वाले लोग थे, ममता दीदी, या उसको आगे लेकर जाने वाले लोग थे, वो सारे लोगों ने अपने को हाल फिलहाल में बैक ट्रैक कर लिया। और न सिर्फ बैक ट्रैक किया, आप देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस मुहिम को शुरू किया था और वो स्वयं इस समय बिहार में रथवाहक हो गए, कृष्ण की भूमिका में है एनडीए के लिए। तो ये एक बड़ा झटका इंडी गठबंधन के लिए है। और मैं भी व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं सीमा जी कि अगर नीतीश कुमार, ममता जी और कांग्रेस और दक्षिण में जिस तरह से बाकी क्षेत्रीय क्षत्रप है, ये मिल करके गठबंधन को मजबूती से लेके आगे बढ़ते, क्योंकि देखिए कहा गया है कि संघे शक्ति कलियुगे, तो एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला होता भाजपा गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के बीच। लेकिन जिस तरह की खींचतान, जिस तरह का सिर फुटौल देखने को मिला है इंडी गठबंधन के दलों में, और आपने देखा ममता जी ने ठीक न्याय यात्रा के बीच में जब राहुल जी बिहार में थे, उस दौरान उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस की क्या औकात है, अगर उनके में हिम्मत है तो बनारस में, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में जाकर के भाजपा को हराएं, और वो किसी भी तरह से 40 सीट से अधिक नहीं जीत सकते हैं। तो जो लोग रथवाहक थे वही अपने ही गठबंधन को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कोई मुकाबला तो हमें दिखता नहीं है आज के दिन में। अब सिर्फ सवाल इस बात का है कि जो भाजपा गठबंधन है, एनडीए, ये टोटल कितने सीट्स लेकर के आएंगी, बहुमत उनको मिलेगा, ये सारे सर्वे बता रहे हैं। इंडी गठबंधन अब अंत समय में कितना अपने को एकजुट करता है, जैसा स्टालिन ने किया है तमिलनाडु में। आपने देखा कि 2 सीटें उन्होंने माकपा को, 2 सीपीआई को दे दिया, और कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की उनकी बातचीत चल रही है। तो ऐसे में वो एक तरह से तमिलनाडु में पूरी कोशिश में है कि भाजपा और उनके सहयोगी दलों का रास्ता रोक लें। लेकिन क्या यही व्यवस्था उत्तर के राज्यों में भी कांग्रेस कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत से अहम सवाल है, और हालांकि जो आंकड़े कहते नजर आ रहे हैं उसमें भी देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है रवि। आपने तमाम मेहमानों की बातें सुनी है,
पूरा समीकरण भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हालांकि ग्राउंड में मौजूद हैं, आप बेहतर बता सकते हैं जिस तरह का पूरा समीकरण बैठता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश क्या कहता नजर आ रहा है कि बीजेपी जो फॉर्मूला लेकर निकली है उस फॉर्मूले को सफल बना पाएगी, या फिर इस बार जो सपा पहले से ही उस फॉर्मूले पर चल रही है, पीडीए के फॉर्मूले पर, और सपा का हमेशा से रणनीति ऐसा ही रहा है, इसमें मजबूती किसमें? देखिए, बीजेपी के लिहाज से खास ये 4 चुनाव रहे हैं। अगर हम बात करें 2014 का चुनाव, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए पहली बार एंट्री हुई थी, जिसमें वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए गए थे और उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, और जिसके बाद से वो इतना ज्यादा चर्चा में वो पूरा वो शब्द आ गया, जिसके बाद से फिर पूरी चीजें बदल गई और एक मोदी लहर में पूरा देश वो नजर आया। और उसका नतीजा हुआ कि यूपी से सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली और केंद्र में सरकार बनी। उसके बाद फिर 17 का चुनाव हुआ। 17 के चुनाव में भी चेहरा प्रधानमंत्री का ही था, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश कौन बनेगा ये चेहरा नहीं था। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी 17 में, फिर चुनाव हुआ 19 में, फिर बीजेपी की सरकार बनी, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा थे, फिर 22 में चुनाव हुआ। इस बार जो चुनाव हुआ इसमें 2 चेहरे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी चेहरा था, उनका लॉ एंड ऑर्डर था, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में विश्वास कायम कर पाने में कामयाब रहा। अब इस वक्त अगर बात करें 24 का चुनाव होना है, चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और एक और बड़ा चेहरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और जिस तरह से अभी जो चुनाव में जो पिछले चुनाव में जो भी नतीजे आए, वो नतीजे इस बार साफ कर देंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में घर कर गया है, लोगों के दिलों में बस गया है। और सबसे बड़ी बात यह है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है, जो काम करने की शैली है, सबसे बड़ा विषय उत्तर प्रदेश में हमेशा कानून व्यवस्था का रहा है और जो बुलडोजर गर्जा है वो साफ करता है। बिल्कुल रवि, देखिए ये कुछ इसी तरह से है कि जब पहले चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तब पीएम के चेहरे पर ही चुनाव जीता गया था। उसके बाद वक्त बदलता है और जज्बात भी कुछ इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के बदलते नजर आए कि पीएम मोदी के बाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चेहरा बनते नजर आए। अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव है और सीएम के चेहरे को भी काफी मजबूती से इस वक्त देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में वोट बैंक के फैक्टर से। जी बिल्कुल, दोनों ही चेहरे काफी महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव प्रसार होगा तो देखना होगा किस तरीके से जो लोग हैं वो उमड़ते हैं। और अगर हम कल के मंत्रिमंडल की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये मंत्रिमंडल बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें जो चारों चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं जो छूटी हुई सीटें हैं, जो पिछली बार जो सीटें छूट गई थी उनको वापस यानी मिशन 80 यूपी में कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर जो बीजेपी कोशिश है बिल्कुल अब धीरे धीरे देखने वाली बात होगी भाजपा की आगे और क्या कुछ महत्वपूर्ण रणनीति और किस प्रकार से बीजेपी आगे बढ़ती नजर आती है। रवि, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिलाकर के समीकरण किस प्रकार से भाजपा बिठाती नजर आ रही है वो हमने समझा। आगे देखने वाली बात होगी ये लोकसभा का चुनाव और क्या क्या रंग दिखाती है। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।